नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य वंश हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछली क्लास में बिंदुसार को बेहतरीन तरीके से पढ़ा और पूरी आशा है सवाल बाहर नहीं जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पूरे यकीन के साथ पढ़ना, विश्वास के साथ पढ़ना। जिस आशा के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ ना, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। आप इतना कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ ना, उसको देखकर और स्वतः ही विश्वास वैसे तो हो ही जाना चाहिए आपको कि इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ना। और यदि चाहते हो तो पहले इसको पूरा याद कर लेना, फिर पिछले साल के पेपर पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, फिर कोई टेस्ट सीरीज दे लेना। उसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो आप अन्य कंटेंट पे जाना, वरना आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आज अशोक मौर्य को पढ़ेंगे, अशोक महान को पढ़ेंगे। और अशोक के ऊपर कई क्लासें लगने वाली हैं। तो मैं पहले बता दूं आपको कि अशोक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वो चीज़ पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, चलो, है ना, और फिर हम आगे की बात करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। अशोक, अशोक मौर्य। ठीक है। अशोक महान भी लिख सकता था मैं। कार्यकाल स्टार्ट होता है 269 से और 232 बीसी तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या हम, है ना। सबसे पहले तो हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है। जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक देखेंगे। राज्याभिषेक देखेंगे। फिर हम देखेंगे आ, इन्होंने जो साम्राज्य विस्तार किया वो देखेंगे, है ना। साम्राज्य विस्तार देखेंगे। ठीक है। क्या देखेंगे? साम्राज्य विस्तार देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन्होंने जो है इनकी धार्मिक नीति देखेंगे, है ना। धार्मिक नीति बड़ी महत्वपूर्ण थी। धार्मिक नीति देखेंगे। ठीक है। धार्मिक नीति देखेंगे। फिर अंत में हम देख लेंगे इनकी प्रशासनिक सुधार जो इन्होंने किए वो हम देखेंगे। प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार हम देखेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर अशोक के तो अभिलेख बड़े महत्वपूर्ण हैं और अभिलेखों का आपने इसमें कहीं भी जिक्र किया नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, हम जब मौर्य वंश की कला पढ़ेंगे तो उसमें अशोक की ही कला आएगी। वो एक तरीके से अशोक की ही कला मान लेना आप, क्योंकि मौर्य वंश में बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये तीन शासक बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद के जो शासक हैं वो नाम मात्र के ही हैं, है ना। तो उनमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना, कि उसको पढ़ा जाए। ठीक है। मतलब पढ़ेंगे तो सभी, लेकिन वो अशोक का ही है लगभग सब कुछ, है ना, अलग से नहीं है। ठीक है। तो पढ़ेंगे मौर्य वंश के नाम से ही, मगर वो उसको आप अशोक का ही मानना। चूंकि डेस्क्रिप्टिव हमारा पेपर है नहीं, तो आप जो है ऑब्जेक्टिव उसका जवाब बढ़िया से दे सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलो हम आते हैं अशोक के जीवन परिचय से शुरू करते हुए और एक एक डायमेंशंस को छुएंगे। आज देखते हैं हम कितना कुछ कर पाते हैं। इसमें कई क्लासें लगेंगी, है ना, क्योंकि इसका प्रत्येक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जीवन परिचय की बात करते हैं। इनके पिता का जो नाम था वो हमें बिंदुसार मिलता है। क्या मिलता है? बिंदुसार मिलता है। कहाँ मिलता है? बौद्ध साहित्य में मिलता है। ठीक है। बौद्ध साहित्य में। और इनके पिता का नाम बिंदुसार मिलता है और इनका जो जन्म हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और कब हुआ था? 304 बीसी में हुआ था। ईसा पूर्व 304 में हुआ था। अब इनकी माता का नाम क्या था? उसके माता जी के नाम हमें कई मिलते हैं दरअसल, है ना। तो माता जी के नामों की हम बात करें तो अशोकावदान जो है, अशोकावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है ना। क्या मिलता है? सुभद्रांगी मिलता है, जो कि चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। और कहते हैं कि उसने अपने जीवन के बाद में अंत में जाके और आजीवक धर्म को अपना लिया था, आजीवक संप्रदाय की अनुयायी बन गई थी। ठीक है। वहीं जो हमारे अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे महाबोधि वंश की मैं बात करूं
तो महाबोधि वंश में इनको जो है महाबोधि वंश में इनको क्षेमा या धम्मा कहा गया है ना, धम्मा कहा गया है, क्षेमा या धम्मा कहा गया है। और जो महावंश है उसमें महावंश नहीं है, दिव्यावदान ग्रंथ है। दिव्यावदान में जनपद कल्याणी इनका नाम मिलता है। क्या मिलता है? जनपद कल्याणी मिलता है। मगर कुछ ग्रंथ जो हैं वो हमको कुछ ग्रंथ कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि क्षेमा या धम्मा और जनपद कल्याणी ये दोनों ही नाम सुभद्रांगी के ही थे। किसके थे? सुभद्रांगी के ही थे। ठीक है। और एक पाश्चात्य विचारक है टर्नर महोदय। टर्नर ने जो है हेलेना इनकी माता का नाम माना, हेलेना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, हेलेना कार्नेलिया। मगर टर्नर महोदय का मानना है कि हेलेना अशोक की माता थी। तो मतलब टर्नर महोदय मानते हैं कि हेलेना बिंदुसार की पत्नी थी। ठीक है। तो इन बातों को हम यहाँ पे लिखते हैं जीवन परिचय में। फिर हम अशोक की कुछ पत्नियों का जिक्र करेंगे। हम तो क्या करेंगे, बौद्ध साहित्य जो है वो अशोक की 5 पत्नियों का जिक्र करता है, जिनसे उनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म होना भी हमको मिलता है। ठीक है। तो इन सब की बात करेंगे। पहले हम जीवन परिचय की बेसिक बातें वो कर लेते हैं। ठीक है। आप बढ़िया तरीके से उतारना प्यारे विद्यार्थियों, और मैं लिखता हूँ, आप भी लिखना। ठीक है। जीवन परिचय में लिखना प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अशोक के आरंभिक जीवन की जानकारी, अशोक के आरंभिक जीवन की जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलती है। बौद्ध साहित्य से मिलती है। बौद्ध साहित्य से मिलती है। ठीक है। अशोक के आरंभिक जीवन की जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलती है। क्या मिलती है? कि इनके पिता का नाम क्या था? पिता, अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे, है ना, बिंदुसार थे। जन्म स्थान की मैं बात कर लूं, जन्म स्थान है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र है ना, जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। और जन्म का जो समय है, वो है 304 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है। तो ये हमको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है। मगर माता जी के संबंध में, अशोक की माता, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा अशोक की माता। ठीक है। तो अशोक की माता के संदर्भ में हमको कई नाम मिलते हैं। बौद्ध साहित्य ही इनके जो है अधिकांश जो आरंभिक जीवन है उसकी जानकारी बौद्ध साहित्य से ही हमको मिलती है। अब माता के नाम में विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बोल के बताया, फिर मैं नहीं बोलूंगा, मैं सीधा अब लिखूंगा ही यहाँ पे, है ना, सॉरी, अशोक की माता। तो 1 नंबर पे मैं लिखूंगा सुभद्रांगी, है ना, सुभद्रांगी। ठीक है। सुभद्रांगी नाम जो मिलता है वो मिलता है हमको दिव्यावदान, सॉरी, अशोकावदान से, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अशोकावदान के अनुसार, अशोकावदान के अनुसार अशोक की माता सुभद्रांगी थी, जो कि चंपा की ब्राह्मण कन्या थी,
जो कि चंपा की ब्राह्मण कन्या थी। ठीक है, जो कि चंपा की ब्राह्मण कन्या थी। इसने बाद में आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था, है ना। जिसने जिसने जीवन के अंत में या बाद में, जीवन के अंत में आजीवक आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था। आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था। ठीक है। तो एक नाम तो सुभद्रांगी हो गया। दूसरा नाम हमें मिलता है क्षेमा। क्या मिलता है? दूसरा नाम हमको मिलता है क्षेमा या धम्मा, है ना। यह नाम हमको कहाँ मिलता है? महाबोधि वंश में। किसमें मिलता है? महाबोधि वंश में। ठीक है, महाबोधि वंश में, है ना। महाबोधि वंश में मिलता है। और एक मिलता है जनपद कल्याणी। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं लिखता हूं यहां पर जनपद कल्याणी। ठीक है, जनपद कल्याणी जो मिलता है विद्यार्थियों, जनपद कल्याणी नाम जो हमें मिलता है वो मिलता है हमको दिव्यावदान ग्रंथ में। जो ये भी मतलब बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना, दिव्यावदान में मिलता है। ठीक है, दिव्यावदान में। ठीक है, तो ये दोनों क्षेमा तो महाबोधि वंश कहती है और दिव्यावदान कहता है कि जनपद कल्याणी अशोक की माता थी। मगर इतिहासकार क्या मानते हैं कि क्षेमा और जनपद कल्याणी दोनों नाम सुभद्रांगी के ही नाम हैं। ठीक है, तो ये बात को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। यहाँ पर मैं जो है अलग कलर के पेन से लिखना चाहूँगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इन दोनों नामों को इतिहासकार सुभद्रांगी के ही नाम बताते हैं। सुभद्रांगी के ही नाम बताते हैं। ठीक है, इन दोनों नामों को इतिहासकार सुभद्रांगी के ही नाम बताते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, और टर्नर महोदय अपना ही राग हलापते हैं, बस जो मन में आया कह गए, कोई होश वास नहीं। मतलब मेरे को नहीं आइडिया कि इन लोगों ने क्या तथ्य दिया होगा इसके पीछे कि हेलेना अशोक की माँ थी। मतलब कहते हैं ना कि इतिहास का जो मूल मंत्र है वो ये है कि ना मूलम लिख्यते किंचित है, अर्थात बिना मूल के कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। तो फिर क्या आधार टर्नर ने लगाया होगा कि अशोक की माँ हेलेना थी? जो भी रहा हो, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। वो कह गया तो कह गया भाई, कोई इलाज नहीं है। चलो नंबर 4 पे हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेलेना। ठीक है, जबकि हेलेना कार्नेलिया जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और जो पराजित हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य से 305 के समथिंग, और 303 में उसने जब संधि की, सिंधु संधि, तो उस संधि के तहत अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। दहेज में उसने काबुल, कंधार और जो है हेरात और बलूचिस्तान, या जिसको हम मकरान तट बोलते हैं, वो सब दिए थे, है ना। तो वो सारी बातें थी जिनका हमको उल्लेख मिलता है और वो यूनानी साहित्य भी जिक्र करते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं हेलेना को कौन मानते हैं? टर्नर महोदय। ठीक है, टर्नर महोदय के अनुसार। ठीक है, टर्नर महोदय के अनुसार अशोक की माँ कौन थी? तो टर्नर महोदय के अनुसार अशोक की माँ हेलेना थी। ठीक है, हेलेना कार्नेलिया भी आपको ध्यान रखना है। हेलेना कार्नेलिया, कई बार शुरू का शब्द ना देकर अंतिम दे दिया, कार्नेलिया दे दिया, तो फिर हालत खराब हो जाएगी लोगों की। अधिकांश लोग गलत कर बैठेंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है।
ये अशोक की माता हो गई, है ना। अब हम बात करते हैं अशोक की पत्नियों के बारे में कि आखिर अशोक की पत्नियां कौन कौन सी थी। अब देखिए ये भी एक बड़ी विडंबना है कि हमको एक व्यक्ति की कई कई पत्नियों का नाम ध्यान रखना पड़ता है। महावंश ग्रंथ तो ये कहता है कि अशोक के बिंदुसार के 16 पत्नियां थी और उनके 16 पत्नियों के 101 पुत्र थे, जिनमें से 99 की हत्या अशोक ने की और उसके बाद अशोक सम्राट बना। वो तो हम राज्याभिषेक में पढ़ेंगे यहाँ, लेकिन अभी जीवन परिचय चल रहे हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग कई कई विवाह करते थे, है ना। तो अशोक के कितने विवाह थे या कितनी पत्नियां थी, वो बात मैं करूंगा अगली स्लाइड पे। तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से उतार लें। ऐसे कैसे उतारें, ये डायग्राम ऐसे कैसे अपने रजिस्टर में बनाएं, ताकि आप जब भविष्य में इसका रिवीजन करो तो आपको तुरंत पता चल जाए कि इसमें राज्याभिषेक में ये बातें आएंगी, साम्राज्य विस्तार में ये आएंगी, धार्मिक नीति में ये आएंगी, प्रशासनिक सुधार में ये बातें आएंगी। और एक ही पन्ने में या शॉर्ट में अलग से रजिस्टर में लिख देना, तो ये शॉर्ट नोट साथ साथ में बन जाएंगे, ताकि अलग से नहीं बैठना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम बात करते हैं अब आगे की। मैं इसको पूरा ही मिटा रहा हूँ ना, अशोक के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मैंने इसको पूरा मिटा दिया है। आगे की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। अशोक की पत्नियों का जिक्र वही जो बौद्ध साहित्य है उसमें मिलता है। 5 पत्नियों का जिक्र मिलता है, जिसमें देवी या महादेवी इनकी पहली पत्नी थी, जो कि कहते हैं कि कभी वो पटरानी नहीं बन पाई, है ना। पटरानी का मतलब होता है प्रधान रानी नहीं बन पाई। वो विदिशा के एक जो व्यापारी थे, श्रेष्ठी थे, उनकी पुत्री थी, है ना। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं अशोक की पत्नियां, ठीक है। अशोक की पत्नियां, पत्नियां लिखना पड़ रहा है ना। खैर चलो, अब इसमें हम लिखेंगे कि अशोक की पत्नी बौद्ध साहित्य में, एक लाइन लिखते हैं पहले सॉरी बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में अशोक की, बौद्ध साहित्य में अशोक की 5 पत्नियों का जिक्र मिलता है, 5 पत्नियों का जिक्र मिलता है, जिनसे जिनसे अशोक को जिनसे अशोक को जिनसे अशोक को 4 पुत्र व 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 4 पुत्र व 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इनकी बात अब हम करते हैं आगे कि आखिर 5 पत्नियां कौन कौन सी थी, ठीक है। पहली पत्नी तो इनकी जो मानी जाती है वो मानी जाती है देवी या महादेवी, ठीक है, जिसकी जानकारी हमको महावंश से मिलती है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं पहली पत्नी। 1 नंबर पे मैं लिख रहा हूं देवी या महादेवी, ठीक है। देवी या महादेवी, ठीक है। देवी या महादेवी, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, देखो इसका उल्लेख इसका उल्लेख इसका उल्लेख महावंश में मिलता है, इसका उल्लेख महावंश में मिलता है, इसका उल्लेख एक तो महावंश में मिलता है। एक बात तो हमको ये ध्यान रखनी है, यह अशोक की पहली पत्नी थी मगर कभी भी पटरानी नहीं बन पाई, ठीक है। हम इसमें लिखेंगे कि यह अशोक की पहली पत्नी थी, यह अशोक की पहली पत्नी थी, मगर यह कभी भी पटरानी नहीं बन पाई, कभी भी पटरानी
नहीं बन पाई, मतलब मुख्य पत्नी कभी भी नहीं बन पाई। ठीक है, तो आखिर ये कौन थी महादेवी, इसके बारे में आपको बताऊं तो ये विदिशा के श्रेष्ठी की अ, पुत्री थी, है ना। विदिशा के श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का मतलब व्यापारी, है ना। विदिशा का जो श्रेष्ठी था उसकी यह क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, यह यह विदिशा के श्रेष्ठी, यह विदिशा के श्रेष्ठी या व्यापारी, व्यापारी की पुत्री, व्यापारी की पुत्री थी। ठीक है, जिसने विदिशा में, जिसने विदिशा में एक विहार का, बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। बौद्ध विहार का, जिसने विदिशा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसने विदिशा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है कि विदिशा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, विदिशा की ये थी, है ना। और इससे जो संतान हुई अशोक को, वो हमको ध्यान रखनी है, महेंद्र और संघमित्रा इसी की संतान थी, है ना। महेंद्र और संघमित्रा, जिनको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, वो हम पढ़ेंगे, इसके धार्मिक नीति में पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो हम यही लिखेंगे बस कि इससे इससे अशोक को, इससे अशोक को महेंद्र व संघमित्रा, महेंद्र व संघमित्रा नामक दो संतान की प्राप्ति हुई, नामक दो संतानों की प्राप्ति हुई, दो संतानों की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसमें महेंद्र तो पुत्र है, ये ध्यान रखना, आप वैसे तो पता ही होगा नाम से, और ये संघमित्रा पुत्री है ना। श्रीलंका भेजा गया था इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, आपको पता होगा, नहीं होगा तो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो, एक एक पत्नी का तो जिक्र हमने कर लिया, दूसरी पत्नी के बारे में हम पढ़ें तो जो अगली पत्नी है वो हमारी आ जाएगी, एक आ जाएगी हमारी, एक हो गई, दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक थी कारुमती, लिख देते हैं, है ना, कुरुवाकी, कारुमती क्या, कुरुवाकी। ठीक है, कुरुवाकी। ठीक है, कुरुवाकी थी, एक पत्नी कुरुवाकी थी। कुरुवाकी जो है, इसने एक लेख लिखवाया था कौशाम्बी में, है ना। कौशाम्बी में एक लेख लिखवाया था, वह लेख जो है रानी का लेख कहलाता है। ठीक है, कौन सा लेख कहलाता है, रानी का लेख कहलाता है, जो कौशाम्बी इलाहाबाद में है ना, वर्तमान में इलाहाबाद में है। तो और इसकी जो संतान थी कुरुवाकी की, वो दो थी, इससे भी अशोक को दो संतान उत्पन्न, दो संतान की प्राप्ति हुई थी। एक तो तीवर जो कि पुत्र था, और एक थी इसकी पुत्री, उसका नाम था चारुमती, है ना। क्या नाम था, चारुमती नाम था। ठीक है, तो मैं इसमें लिखना चाहूंगा, क्या लिखेंगे, कुरुवाकी, इसने इसने एक लेख, इसने एक लेख लिखवाया था, इसने एक लेख लिखवाया था। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, लुम्बिनी में, ना, लुम्बिनी में, है ना। इसने एक लेख लिखवाया था जो रानी का लेख कहलाता है, जो रानी का लेख कहलाता है, जो रानी का लेख कहलाता है। ठीक है, और वर्तमान में वो इलाहाबाद में है ना, लुम्बिनी इलाहाबाद में है। ठीक है, लुम्बिनी में
तो शायद तत्कालीन उस समय में था। अभी अभी ये वर्तमान में इलाहाबाद में है ना। ठीक है, यह वर्तमान में इलाहाबाद में है। यह वर्तमान में इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है। ठीक है, यह वर्तमान में इलाहाबाद में है। इससे अशोक को इससे अशोक को दो संतानों की प्राप्ति हुई, दो संतानों की प्राप्ति हुई। ठीक है, कौन कौन? एक तो था पुत्र तीवर और पुत्री थी चारुमती। पुत्री का नाम क्या था? चारुमती नाम था, ध्यान रखना। चारुमती मैंने राजस्थान इतिहास में पढ़ाई है आपको। कौन थी चारुमती, आप बताएंगे। चारुमती के पिताजी का क्या नाम था, ये मेरा सवाल रहेगा आप लोगों से, बताना चारुमती के पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, सभी कमेंट करना और ज़रूर करना, देखने वाले ज़रूर करना, और कभी तो मान भी लिया करो और कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलो। चारुमती का जो विवाह हुआ था ना विद्यार्थियों, वो हुआ था नेपाल के शासक देवपाल के साथ, है ना। इसका जो विवाह हुआ था चारुमती का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विवाह विवाह जो हुआ वो किसके साथ हुआ? देवपाल के साथ हुआ। देवपाल, है ना, कहाँ का शासक था? नेपाल का था, ये ध्यान रखना। नेपाल शासक देवपाल के साथ इसका विवाह हुआ और चारुमती ने एक नगर देवपत्तन बसाया था। देवपतन नगर बसाया। कहाँ पे बसाया? नेपाल में ही बसाया था, ध्यान रखना। चारुमती ने देवपत्तन नाम से एक नगर बसाया था। एक बात और मैं लिखना चाहूंगा, नेपाल में एक नगर ललित पतन बसाया था अशोक ने, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट डाल के लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया था। ठीक है, और चारुमती ने क्या बसाया था? देवपतन नगर बसाया। देवपाल इसका पति था जो कि नेपाल का शासक था। ठीक है, चारुमती किसकी पत्नी, किसकी पुत्री थी? कुरुवाकी की थी। कारुवाकी भी नाम मिलता है, कुरुवाकी मिलता है। और ये मतलब नेपाल की तराई में जो लुम्बिनी वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ की जब अशोक ने यात्रा की थी तो इसने कुरुवाकी ने वहाँ पर लेख लिखवाया था। और इस लेख में आपको पता भी होगा कि जो अर्थव्यवस्था है, मतलब कर से संबंधित इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। नेपाल में वहाँ पे जो धार्मिक कर था वो तो खत्म ही कर दिया था पूरा, और जो कहते हैं कि राजस्व कर जो था वो 1/8 कर दिया था घटा कर, है ना। इतना कुछ है। और हम जब इनकी आर्थिक नीति पढ़ेंगे तब इस अभिलेख के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, इस लेख के बारे में, है ना। अभी मैं एग्जैक्टली इसका बस अशोक का बेसिक परिचय ही पढ़ के आया हूँ। इस पे होमवर्क मेरा अधूरा है ना। होमवर्क जब पूरा हो जाएगा ये रानी के लेख पर, तो मैं एकदम डिटेल से सारी बातें खोल के बताऊंगा। वर्तमान में कहाँ है, कहाँ स्थापित करवाया था, क्या ये जानकारी देता है ना, प्रत्येक बात करेंगे। अभी हम एक अशोक का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, अशोक की पत्नियों को पढ़ रहे हैं ना। तो उन पत्नियों में ये बेसिक बातें आ रही हैं तो मैं बता रहा हूँ। जब मैं इस पे और थोड़ा सा शोध करके आऊँगा और होमवर्क करके आऊँगा तो बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 अशोक की रानियों को हमने पढ़ा। तीसरी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, तीसरी है पद्मावती। पद्मावती का नाम मैं यहाँ पे लिखूँ, पद्मावती। इससे अशोक को जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, कुणाल की, है ना। यह कुणाल की माता थी और कुणाल का विवाह हुआ था, कुणाल का विवाह हुआ था कुंदनमाला के साथ, है ना। कुणाल का विवाह हुआ था कुंदनमाला के साथ, और जिससे कुणाल को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम संप्रति था। ठीक है, ये बात हम इसमें लिखेंगे, पद्मावती। इससे अशोक को
इससे अशोक को एक पुत्र कुणाल की प्राप्ति हुई। कुणाल की प्राप्ति हुई, ठीक है। इससे अशोक को एक पुत्र कुणाल की प्राप्ति हुई। कुणाल का विवाह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुणाल का विवाह कुंदनमाला के साथ हुआ। कुंदनमाला के साथ हुआ। कुणाल का विवाह कुंदनमाला के साथ हुआ और कुणाल का पुत्र है ना, इसका पुत्र, कुणाल का इसका पुत्र कौन था? संप्रति था। ये ध्यान रखना, इसका पुत्र संप्रति था, ठीक है। एक नाम ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है इनकी एक पत्नी का नाम हमें मिल जाता है सुभद्रांगी, है ना। सुभद्रांगी नाम मिलता है। सुमित्रा, सुमित्रा नहीं, सुभद्रांगी नहीं, एक नाम मिलता है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ उस नाम को। एक नाम तिस्रक्षिता मिलता है, ठीक है। तिस्रक्षिता के बारे में पढ़ते हैं, तब तक हो सकता है वो नाम याद आए। अभी दिमाग से निकल रहा है। चलो हम बात कर लेते हैं तिस्रक्षिता की, ठीक है। तिस्रक्षिता चौथे नंबर पे मैं लिख हूँ यहाँ पे, तिस्रक्षिता। वो जो है ना, वो अशोक की मुख्य पटरानी रही थी। उसका ही नाम थोड़ा सा निकल रहा है, सू से आएगा इतना मुझे पता है, लेकिन है क्या मतलब एग्जैक्टली आ नहीं रहा है। चलो, तिस्रक्षिता जो थी, इसने जो है इसका नाम तिस्रक्षिता इसलिए पड़ा था कि श्रीलंका के राजकुमार तिस्य की इसने रक्षा की थी, जान बचाई थी, इसलिए इसका नाम तिस्रक्षिता पड़ा। इसने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, है ना। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसने कुणाल की, ये जो कुणाल था, अशोक पुत्र कुणाल, इसकी आंखें निकलवा ली थी, इसलिए अशोक ने तिस्रक्षिता को मृत्युदंड दिया था, है ना। तिस्रक्षिता को मृत्युदंड दिया था, ठीक है। दरअसल आंखें निकलवाने के पीछे कारण ये था कि तिस्रक्षिता ने जब कुणाल को देखा तो कुणाल बड़ा ही अनूप व्यक्ति था, युवा था, और इसकी आंखें बड़ी नशीली थी। तो उसको देखकर और तिस्रक्षिता उसके ऊपर फिदा हो गई और उसके समक्ष अपने जो है मतलब प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसको कुणाल ने जब मना किया तो फिर इसने जो है कुणाल की एक कूटनीतिक आदेश जारी करके और कुणाल की आंखें निकलवा ली। जब अशोक को पता चला तो अशोक ने तिस्रक्षिता को मृत्युदंड दे दिया, ठीक है। ये कहानी थी तिस्रक्षिता की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसने श्रीलंका इसने श्रीलंका के राजकुमार शिष्य की रक्षा की या जान बचाई, है ना, रक्षा की, इसलिए इसका नाम तिस्रक्षिता पड़ा। तिस्रक्षिता पड़ा, ठीक है, इसलिए इसका नाम तिस्रक्षिता पड़ा, ठीक है। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें मैं लिखूं, तिस्रक्षिता में इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। मैं ये बोधि वृक्ष को कटवाने की बात पहले लिखा चुका हूँ आपको, जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था और महात्मा बुद्ध को जब मैंने पढ़ाया था तब मैं ये वाली बात बता चुका हूँ आपको, है ना। तो आपको ध्यान होगा, पहले बताया हुआ है मेरा, ठीक है। और तिस्रक्षिता के बारे में सॉरी,
इसने कुणाल की आंखें निकलवा ली। मैं ये पूरा ये प्रेम प्रस्ताव रखा और वो वाली बात नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा कि इसने इसने कुणाल की आंखें आंखें कूटनीतिक आदेश देकर निकलवाई। कूटनीतिक आदेश देकर निकलवाई। अतः अशोक ने इसे मृत्युदंड दिया। अतः अशोक ने इसे मृत्युदंड दिया। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों तिस्य रक्षिता, पद्मावती, कुरुवाकी देवी या महादेवी। और एक नाम जो था वो मेरे को याद आ ही नहीं रहा है, वो क्या नाम था एग्जैक्टली, मेरे दिमाग से निकल ही गया है पूर्ण रूप से। संघमित्रा था शायद, संघमित्रा ही नाम था उसका। हाँ, संघमित्रा कुछ ऐसे नाम था, जो कि अशोक की मुख्य पटरानी थी। और ये जो तिस्य रक्षिता थी ना, वो संघमित्रा की दासी थी या उसकी नृत्यांगना थी, है ना, संघमित्रा थी उसका नाम। या सुमित्रा या संघमित्रा कुछ ऐसे नाम है। ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा उसका नाम। ठीक है, आज नहीं बताऊंगा, आज एग्जैक्टली याद आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या पता कोई गड़बड़ हो जाए, तो उसका नाम हम कल लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 4 पंत्नियों के नाम हो गए। उसके बारे में इतना तो मुझे पता है कि वो अशोक की मुख्य पटरानी रही थी, पहली बात, और दूसरी उसकी जो दासी थी वो ये तिस्य रक्षिता थी, है ना, उसकी नृत्यांगना थी तिस्य रक्षिता, इतना मुझे पता है। से उसका नाम स्टार्ट होगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली उसका नाम जो है याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इतना तो हुआ, एक ये अशोक का हमने जीवन परिचय यहाँ पे पूरा कर लिया। अब हम देखते हैं कि अशोक का जो है राज्याभिषेक के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी वो अशोक के एक और पुत्र जालोक की बात करती है। ठीक है, तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। कहाँ पे लिखेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, राजतरंगिणी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जालोक, है ना, अशोक पुत्र की बात करती है, ठीक है, मतलब राजतरंगिणी ये कहती है कि जालोक अशोक का पुत्र था। ठीक है, जो कि कश्मीर का ये शासक हुआ करता था उस जमाने में, एक तरीके से उपराजा वगैरह आप मान सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों बेसिक बातें। अशोक का जीवन परिचय यहाँ पे पूरा होता है। हमने अशोक की माता पिता को जाना, अशोक की जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ ये जाना, अशोक की माताओं के बारे में जाना, अशोक की पत्नियों के बारे में जाना, और अशोक के जो है पुत्र और पुत्रियों के बारे में जान लिया। ठीक है, एक बेसिक परिचय था, आप इसको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, इनको ध्यान रखना, कौन किसका पुत्र था, है ना, वो सारी बातें आप ध्यान रखना। मैंने सब कुछ बताया है, ये बेसिक परिचय है। अभी हम इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ना, कुणाल के बारे में पढ़ेंगे, महेंद्र संघमित्रा के बारे में पढ़ेंगे, तीवर के बारे में पढ़ेंगे, ये जो आए थे संप्रति आए थे, है ना, इनके पुत्र, ये संप्रति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिक पढ़ेंगे, कुरुवाकी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बहुत सारा। एक जगह तिस्य रक्षिता का भी जिक्र आएगा जब हम बृहत्तर भारत को पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये एक बेसिक परिचय है, आप चिंता ना करें, किसी प्रकार का तथ्य नहीं छूटेगा, और वो सारी बात लगभग हम कवर कर लेंगे जो हमारे पेपर में आएगी, क्योंकि हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने वैसे उतार ही लिया होगा। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम आते हैं अशोक के जो है राज्याभिषेक के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, बिंदुसार की कब मृत्यु हुई। बिंदुसार की मृत्यु तो हम पढ़ ही चुके हैं 273 BC में, और बिंदुसार की मृत्यु होती है। और उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक जो है मृत्यु के 4 वर्ष बाद होता है। इस कारण से इतिहासकारों में और बड़ा ही मतभेद चलता है
मतैक्य नहीं है कि आखिर अशोक का राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद क्यों हुआ, है ना। तो देखते हैं किस किस ग्रंथ में और क्या क्या बातें लिखी गई हैं, उन सारी बातों का जिक्र हम करते हैं आज यहाँ पे, ठीक है। चलो ये मैंने इसको मिटा दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि सर कहाँ इस डिजिटल युग के ज़माने में और आप और डस्टर को रगड़ रहे हो, लेकिन क्या करें, समय का दस्तूर है और समय के अनुसार हमको चलना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं अशोक का राज्याभिषेक। अशोक का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, ठीक है। तो इसमें एक बेसिक बात हमको यही मिलती है, वो उसको मैं अभी बोल के बता दिया हूं आपको, उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि बिंदुसार की मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु 273 बीसी में हुई थी, मगर अशोक का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, अशोक का राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 बीसी में हुआ था, ठीक है। 269 बीसी में हुआ था। इन 4 वर्षों को लेकर, इन 4 वर्षों के अंतराल को लेकर, इन 4 वर्षों के अंतराल को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, मतैक्य नहीं है, ठीक है। क्यों मतैक्य नहीं है, सब बातें अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो कौन क्या बात करता है वो हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, महावंश में और बिंदुसार की 16 पत्नियों का जिक्र मिलता है, जिनसे बिंदुसार को 101 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। और उसमें लिखा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और तब सिंहासन प्राप्त किया था, अर्थात महावंश उत्तराधिकारी युद्ध की बात करता है, उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करता है, ठीक है। एक बात तो ये। बात नंबर 2, लामा तारानाथ जो है वो ये कहता है कि अशोक जो है उसने, अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या की थी। 6 भाइयों की हत्या स्वीकारता है लामा तारानाथ, ठीक है, जिसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखे। लामा तारानाथ आपको पता होगा, चीनी इतिहासकार ये है। इसके अलावा जो है एक ग्रंथ मिलता है दिव्यावदान, दिव्यावदान है, और एक है महावंश, है ना। दिव्यावदान और महावंश में अशोक को चंड अशोक व कामाशोक बताया गया है, तथा साथ ही लिखा गया है कि अशोक ने पाटलिपुत्र में और एक नरक गृह या यातना केंद्र बनाया था, जहां पर उसने 500 कुरूप महिलाओं को मृत्युदंड दे दिया था। मगर बाल पिंडक नामक एक भिक्षु के प्रभाव में आकर और अशोक ने बाद में उस यातना केंद्र को बंद करवा दिया था, ठीक है। तो ये बातें मिलती हैं। इन बातों से हमको एक बात ज़रूर निकल के आती है कि ये जितने भी ग्रंथ हैं सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, और बौद्ध ग्रंथों का, बौद्ध साहित्य का यह एक अतिरंजित विवरण नज़र आता है, क्योंकि अन्य जो समकालीन साहित्य है उसमें और इस प्रकार के किसी संघर्ष की बात नहीं की गई है। यहाँ तक कि अशोक के अभिलेखों में और अशोक के परिवार का जिक्र मिलता है, अशोक के भाइयों का जिक्र मिलता है, 5वां जो बृहद शिलालेख है उसमें जिक्र मिलता है, ठीक है। तो हम पहले तो इन बातों को लिखेंगे, फिर इनको खंडित हम किस आधार पे कर सकते हैं उनका जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले महावंश क्या कहता है, देखिए
1 नंबर पे हम लिखेंगे महावंश। ठीक है, महावंश। तो महावंश हमारे ये कहता है कि बिंदुसार बिंदुसार के बिंदुसार के 16 पत्नियों से कुल 101 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से 99 भाइयों की हत्या अशोक ने की। भाइयों की हत्या अशोक ने की तथा मगध का शासक बना। अर्थात महावंश उत्तराधिकारी संघर्ष को स्वीकारता है। उत्तराधिकारी संघर्ष को स्वीकारता है। ठीक है, ये बात मिलती है ना, ये महावंश हमको देता है। मगर केपी जायसवाल साहब हमें एक बड़ी अजीब और गरीब बात बताते हैं। केपी जायसवाल साहब ये कहते हैं कि इस समय अशोक की उम्र 273 ईसा पूर्व में अशोक की उम्र 35 साल की नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए अशोक का राज्याभिषेक नहीं किया गया। ठीक है, और 69 में आते आते इनकी उम्र 35 साल हो गई, इसलिए इनका राज्याभिषेक हो गया था। मतलब ये अशोक का, ये केपी जायसवाल साहब का मानना ये है कि यदि 35 साल के अशोक होते तो वो शासक बन जाते, यानी कि शासक बनने के लिए 35 साल की उम्र होना अनिवार्य है। ऐसा कोई, मतलब इसके पीछे कोई तथ्य मेरे हिसाब से तो होगा नहीं, लेकिन लिख दिया साहब। केपी जायसवाल साहब राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए हैं और इन्होंने भी जो है भारत की प्राचीनता का इतना महिमा मंडन किया है कि इन्हें खुद पता नहीं रहा कि हम जो है तथ्यों को भी पीछे छोड़ गए हैं, है ना। जिस प्रकार से ये जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, उन्होंने प्राचीन भारत का या भारत का मतलब इतनी आलोचना की, इतनी बुराइयां की कि वो भी ये भूल गए कि हम तथ्यों को पीछे छोड़ गए। उसी प्रकार उनके विरोध में केपी जायसवाल साहब ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया, साम्राज्यवादियों के विरोध में, और उन्होंने भारत की जो अच्छाइयां थी उनको उजागर करने का काम किया। लेकिन उजागर करते करते ये इतने उजागर करने लगे कि ये तथ्यों को पीछे छोड़ गए, है ना। उनमें से थे केपी जायसवाल साहब, काशी प्रसाद जायसवाल साहब। इन्होंने हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक 1924 में लिखी थी, और भी कई पुस्तकें लिखी थी, लेकिन जो हिंदू पॉलिटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब प्राचीन भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उन पर केपी जायसवाल साहब ने अपना काम अधिक किया था। ठीक है, तो दूसरा स्रोत हम केपी जायसवाल साहब का लिखेंगे, केपी जायसवाल, है ना, केपी जायसवाल। ठीक है, तो केपी जायसवाल साहब क्या लिख रहे हैं कि 273 बीसी में अशोक की उम्र 35 वर्ष नहीं थी, 35 वर्ष नहीं थी। इस कारण 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो यही बात जायसवाल साहब हमको कहते हैं। ठीक है, आपने इसको बढ़िया से लिख लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ लामा तारानाथ साहब की। 3 नंबर पे हम लिखते हैं लामा तारानाथ, है ना। लामा तारानाथ का मानना है कि अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या की थी और फिर शासक बना था। इनके
अनुसार अशोक ने अपने छह भाइयों की हत्या की थी, तब शासक बने थे, तब राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो मतलब उत्तराधिकारी संघर्ष को तो लामा तारानाथ भी स्वीकारते हैं, मगर ये 6 भाइयों की ही हत्या की बात स्वीकारते हैं। ये भी गजब है कि 6 भाइयों की ही हत्या की, औरों की क्यों नहीं की भाई? और कहाँ चले गए फिर? औरों का जिक्र क्यों नहीं हुआ समकालीन साहित्य में? और 6 की तो आपके पीछे क्या तथ्य है इनकी भाई? 6 की तथ्य भी उजागर करने चाहिए थे। इसके अलावा महावंश और जो दिव्यावदान है वो हमको ये बताते हैं कि अशोक ने जो है महावंश और दिव्यावदान बताते हैं कि अशोक ने पाटलिपुत्र में यातना केंद्र बना रखा था और वहाँ पे 500 क्रूप महिलाओं को, स्त्रियों का वध कर दिया था, सॉरी हत्या कर दी थी, है ना। और इसमें अशोक को चंड अशोक और काम अशोक बताया गया है। तो ये ऐसा इससे भी प्रतीत होता है कि संभवतः उत्तराधिकारी संघर्ष ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं चौथे पॉइंट के रूप में, यहाँ पे हम लिखेंगे, एक तो है महावंश व दिव्यावदान, ठीक है। महावंश व दिव्यावदान में क्या मिलता है कि इनमें अशोक को चंड अशोक व कामाशोक नाम दिया गया है तथा लिखा गया है कि अशोक ने पाटलिपुत्र में एक नरक ग्रह या यातना केंद्र बनवाया था, जिसमें अशोक ने 500 कुरूप स्त्रियों को और जो है को मरवा दिया था, है ना, को मरवा दिया था। मगर आगे क्या लिखा है? मगर बालपिंडक, जिसको कहीं समुद्र भी लिखा है, समुद्र के प्रभाव में आकर बालपिंडक के प्रभाव में आकर और ये जो यातना केंद्र था इसको बंद करवा दिया, के प्रभाव में आकर यातना केंद्र को बंद करवा दिया, ठीक है, यातना केंद्र को बंद करवा दिया। तो ये बात हमको महावंश और दिव्यावदान जैसे बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है इस प्रकार की बातें। किसी भी प्रकार की बात पूछी जा सकती है, यातना केंद्र की बात पूछी जा सकती है, 500 महिलाओं को मरवाए जाने की बात पूछी जा सकती है कि कहाँ से ऐसा विवरण मिलता है कि अशोक ने 500 महिलाओं को मरवा दिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है महावंश दिव्यावदान, ठीक है।
अब देखिए ये पूरे के पूरे बौद्ध ग्रंथ हैं, वो हमको ये बताते हैं कि अशोक ने मतलब अपने भाइयों की हत्या की थी, ठीक है। मगर इस बात का हम खंडन करेंगे किन आधार पे, वो हम आधार यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आप इसको उतारें और मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम अगली स्लाइड पे ही बात करेंगे, अगली स्लाइड पे चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ। चलो, आपको बढ़िया तरीके से बातें तो समझ में आ रही होंगी। देखो ये तथ्यात्मक बातें हैं, लेकिन तथ्यात्मक बातों को भी मैंने जो है इस प्रकार से प्रेजेंट करने का प्रयास किया है कि आपको सारी चीजें याद हो जाएं और ऐसे रट्टू ना लगे, है ना, रट्टू ना लगे। बस यही तो टीचर का काम होता है, वरना कंटेंट तो इतिहास की पुस्तकों में भरा पड़ा है। आप पूरी जिंदगी निकल जाए पढ़ते पढ़ते, फिर भी उन किताबों को पढ़ नहीं पाएंगे हम। इतनी सारी किताबें, इतने सारे लेखक आज खूब हो रहे हैं मतलब गली गली में लेखक हो रहे हैं। मैं खुद 2 किताबें लिख चुका हूँ, तीसरी किताब इसी महीने के लास्ट में आ जाएगी, है ना। तो 3-3 पुस्तकों के लेखक हम भी हैं तो लेखकों की तो भरमार है, लेकिन एक अच्छा टीचर जो कि बातों को बिल्कुल सरलीकृत करते हुए और अपने पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को पूरा स्टूडेंट के पास ट्रांसफर कर दे, वो होता है टीचर। मतलब एक कुशल संप्रेषण जो होता है ना, वो होता है कि जैसे मेरे पास जितना ज्ञान है वो ज्ञान मैं आपके पास भेजूं और आप उसको पूरा ग्रहण करके और उसको आउटपुट के रूप में मेरे पास दे दें, है ना। तो तब जाके ये एक ज्ञान की जो प्रक्रिया है ना वो पूरी होती है, और इसको कहते हैं कुशल संप्रेषण, है ना। उससे उससे पहले संप्रेषण अधूरा रहता है। तो कहने का मतलब मेरा ये मानना है कि मैं जो बात बता रहा हूँ ना वो पूरी आपके भेजे में जा रही होगी, है ना। अब तो मैं, और जब जा रही है तो सीधी सी बात है, मैं जब आपसे आपकी एग्जाम लूंगा, आपके टेस्ट लूंगा, तो आप उसका जवाब मुझे वापस आउटपुट के रूप में दे दोगे। यदि आप दे देते हो तब जाके अपना जो ये एक टीचर का शिक्षण कार्य होता है ना वो तब जाके पूरा होता है ना। तो मैं कई बार ये लिखता हूँ कि बिना कुशल संप्रेषण के और शिक्षण कार्य अधूरा है। और अधूरा ही है जब आपका मतलब आप आउटपुट नहीं दोगे ना, तो एक टीचर कितना ही अच्छा पढ़ा ले, वो अच्छा तब तक नहीं माना जाता तब तक कि उसके विद्यार्थी उसे साबित ना कर दे, है ना। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप में टीचर नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अपने आप में एक महान टीचर नहीं होता, उसके स्टूडेंट ही उसको महान बनाते हैं। चलो, हम बात करेंगे अब। यहाँ पे हम लिखते हैं कि उक्त विवरण, है ना, हम इसके नीचे आप लिखना, मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं लिखूंगा उक्त विवरण, उक्त विवरण बौद्ध साहित्य का अतिरंजित विवरण लगता है। बौद्ध साहित्य का अतिरंजित अतिरंजित विवरण लगता है क्योंकि समकालीन किसी भी साहित्य में, समकालीन किसी भी अन्य साहित्य में, है ना, अन्य साहित्य में, मतलब अन्य का मतलब बौद्ध साहित्य के इतर या बौद्ध साहित्य के अलावा, बौद्ध साहित्य के अलावा, ठीक है, किसी भी अन्य साहित्य में उत्तराधिकारी संघर्ष का जिक्र नहीं है। उत्तराधिकारी संघर्ष का जिक्र नहीं है। उत्तराधिकारी संघर्ष का जिक्र नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात फिर ये है कि अशोक का जो 5वां बृहद अभिलेख है उसमें अशोक के परिवार और अशोक के भाइयों का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, कि अशोक के 5वें बृहद शिलालेख में 5वें बृहद अभिलेख लिखते हैं यहाँ पे। 5वें बृहद अभिलेख में 5वें बृहद
अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि यह जानकारी मिलती है कि अशोक का परिवार व भाई भी परिवार में आ गए। परिवार मतलब ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ भाई, है ना, ब्रैकेट में लिखते हैं भाई जिंदा थे, है ना, मतलब इनके परिवार का जिक्र मिलता है। कहने अशोक का परिवार व भाई जीवित थे या जिंदा थे, उनका जिक्र यहाँ पर मिलता है, जिंदा थे, ठीक है। उनका जिक्र इस अभिलेख में हुआ है, इस अभिलेख में हुआ है, उनका जिक्र इस अभिलेख में हुआ है, ठीक है। वैसे जब हम अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे तब हम एक एक अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। वृहद अभिलेख क्या है और लघु अभिलेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है, प्रत्येक के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित जो प्रमुख बातें थी वो हमने की। अब साम्राज्य विस्तार और उसकी धार्मिक नीति, प्रशासनिक सुधार, वो सब बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।